तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका हिस्ट्री पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो हमें मेन इसमें पढ़ना है वो कौन सा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर मिलते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम, एंड दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। इनके अकॉर्डिंग सभी ऑर्गेनिजम्स को हम 5 किंगडम में क्लासिफाई करते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। इन किंगडम को वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यही सिलेबस में इस चैप्टर के। इसके अलावा हम लोग वायरस, वायरॉइड्स, लाइकन्स और माइकोप्लाज्मा, ये 4 टॉपिक एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो ये चैप्टर है इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम का अपने आप में ही अलग चैप्टर है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में हम इस किंगडम को डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल इस चैप्टर में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर ने, ठीक है। टेक्सोनॉमी ध्यान रखना है, पूरी बायो में टेक्सोनॉमी वर्ड जहां भी आ जाए, टेक्सोनॉमी वर्ड का मतलब क्लियर है कि किसी भी नए ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी क्लासिफिकेशन करना, एंड देन उसका नॉमेनक्लेचर करना। इन चारों को एक्सप्लेन करना, ये किसका काम है? टेक्सोनॉमी का, राइट। तो मैं किंगडम मोनेरा एक बार स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ से। ये नोट्स में एक टेबल बनाई है जस्ट फॉर योर ईज कि 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। इसमें आपको ध्यान रखना है सिर्फ एक किंगडम है जो प्रोकैरियोट्स का है, दिस वन। सिर्फ मोनेरा किंगडम ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, अदरवाइज प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंगस, एनिमल्स, ये चारों किंगडम किसके हैं? यूकैरियोट्स के। ये टेबल आप जरूर बनाओगे डिफरेंसेस को चेक करने के लिए। क्राइटेरिया अगर देखा जाए, 10th में कैसे भी आप डिफरेंसेस लिखते थे मैटर नहीं करता, लेकिन अभी जब भी आप डिफरेंस लिखोगे वो इस तरीके से होनी चाहिए। एक तरफ क्राइटेरिया लिखा जाता है हमेशा कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दी सेल। तो जो मोनोरल्स होते हैं दे ऑलवेज हैव वन सेल। एक तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्लस ये क्या है? प्रोकैरियोट। तो इनमें नंबर ऑफ सेल कितनी है? 1। प्रोटिस्टा है तो यूकैरियोट्स, लेकिन नंबर ऑफ सेल कितनी है? 1। प्लांट्स, फंगस और एनिमल्स, ये तीनों क्या है? मल्टी सेलुलर। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया हमने लिया सेल का, वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेल। मोनोरन्स, बैक्टीरिया में सब में एक सेल रहेगी। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, दे आर मल्टी सेलुलर। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 पे न्यूक्लियस की। ऑब्वियसली मोनोरन्स क्या है? प्रोकैरियोट्स, तो इनमें न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। ए भी लिखा है ना, इसका मतलब है एब्सेंट। प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगस, एनिमेलिया, इन सब में न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट। ये टिक मार्क जो मैंने लगाया है आप इसकी जगह क्या लिखोगे? प्रेजेंट होता है। अगर ये आपको डिफरेंस समझ में आ जाते हैं तो आप काफी हद तक इन किंगडम्स के बारे में अपने आप लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनल्स की। ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारी ऑर्गेनलीज। मोनेरा में एब्सेंट है बिकॉज दे आर दी प्रोकैरियोट्स, तो सवाल ही नहीं उठता कि इसमें न्यूक्लियस होगा या फिर ऑर्गेनल्स होंगी। इनमें न्यू ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है बिकॉज दे ऑल फोर बिलोंग्स टू दी यूकैरियोट्स, ठीक है। फिर आती है सेल वॉल की। बैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल होती है। सेल वॉल आपको पता होगा ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सब में होगी। इसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, दिस इज दी सेल वॉल। मेम्ब्रेन के जो बाहर कवरिंग होगी दैट इज दी सेल वॉल। तो ये जरूरी नहीं सब में है, बैक्टीरिया में होती है, लेकिन ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये हमेशा ध्यान रखना है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन्स की। प्रोटिस्टा के केस में जरूरी नहीं है सारे प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल हो, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। एनिमल्स, सॉरी, प्लांट्स के अंदर लगभग सब में सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन्स की। फंगस में भी सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी है? काइटिन की। एनिमल्स के बारे में आपको पता ही है, सेल वॉल इसमें होती ही नहीं है। आप चाहो तो ये डिफरेंस सारे किंगडम पढ़ने के बाद भी कर सकते हो, पहले करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ओवरव्यू तैयार हो जाएगा। देन मोड ऑफ दी
न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये अपना खाना कैसे बनाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अपना फूड खुद भी बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। हेट्रो का मतलब है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होना। प्रोटिस्टा में भी यही है, ऑटोट्रॉफ भी है, हेट्रो भी है, पैरासिटिक भी है, सेप्रोफाइट्स भी है। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं सबको पता है दे आर दी ऑटोट्रोफ। प्लांट अपना फूड कभी किसी और से नहीं लेते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फंगस हमेशा सेप्रोफाइट्स होती है, डेड डिके मैटर पे ग्रो करती है। हमने देखा होगा ब्रेड खराब हो जाता है, रोटी खराब हो गई, कोई खाना खराब हो गया, उसके ऊपर एक मोल्ड आ जाती है, फंगस आ जाती है। तो ये क्या है, सेप्रोफाइट। जो खाना गल सड़ रहा होगा उससे ही अपना न्यूट्रिशन लेती है। एनिमल्स में ऑटोट्रॉफ तो ये होते नहीं है। वी एनिमल्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी एनिमल्स में आते हैं। वी कैन नॉट सिंथेसाइज आवर ओन फूड। तो हम क्या है, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन हम डेड डिके मैटर पे सरवाइव नहीं करते। जब आप इन किंगडम्स को डिटेल में पढ़ोगे तो ये आपको सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग किस किस ऑर्गेनाइजेशन से बने हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, हम लोग सेल्स के बने होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज नोन एज सेल। बहुत सारी सेल्स कंबाइन होके क्या बनाती हैं, टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम्स। ये आपको लिखना है साथ साथ। मेनी ऑर्गन सिस्टम कंबाइन एंड फॉर्म वन ऑर्गेनिज्म। जैसे अब मैं बात करती हूँ ह्यूमन बीइंग की, हम एक ऑर्गेनिज्म है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिन्होंने मिलकर क्या बनाया है, एक इंसान को। अब ये सिस्टम अलग अलग ऑर्गन्स के मिलकर बने हैं। सपोज हम ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें कितने ऑर्गन्स आते हैं, माउथ आता है, ईसोफेगस आता है, स्टमक भी इसी में आएगा, इंटेस्टाइन भी इसमें आएगी। या अलग अलग क्या है, ऑर्गन्स। अगर एक एक ऑर्गन को खोलकर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे टिश्यूज हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे देखने को। इस तरह से बहुत सारे टिश्यूज हैं और ये टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं, सेल से। तो इसको बोला जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हम लोग किस तरीके से बने हैं। सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनते हैं, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अगर हम बैक्टीरियाज को देखें तो बैक्टीरिया में कोई ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, सिर्फ क्या पाई जाती है, सेल। तो हम कहेंगे दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटिस्टा में भी सेम है। प्लांट्स के अंदर टिश्यू लेवल होते हैं, ठीक है, लूजली अरेंज होंगे, सिर्फ टिश्यू लेवल अरेंज हुआ। फंगस के अंदर भी क्या है, टिश्यू। यहाँ पे आप सिर्फ टिश्यूज लिखोगे और यहाँ पे भी टिश्यूज लिखोगे, लेकिन फंगस में टिश्यूज क्या है, लूजली अरेंज्ड। लेकिन एनिमल्स के अंदर आप सबको पता है हमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स भी पाए जाते हैं। तो ये एक छोटी सी टेबल है जिसमें सारे किंगडम्स के मेन मेन फीचर्स को कंपेयर किया है। मोनेरा सिर्फ इकलौता ऐसा है जो प्रोटिस्टा में आता है, सॉरी प्रोकैरियोट्स में आता है। बाकी प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंगस, एनिमल्स, दे ऑल आर द यूकैरियोट्स। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो जब ये सारे ही यूकैरियोट्स हैं तो इनको अलग अलग क्यों रखा गया, अलग अलग इसीलिए रखा गया, प्रोटिस्टा जो है वो एक्चुअली यूनिसेलुलर है, सिर्फ वन सेल का बना है। लेकिन ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर। अब ये अगर मल्टी सेलुलर थे तो इनको क्यों अलग अलग किया, इनका खाना खाने का तरीका, बनाने का तरीका अलग अलग है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये डेड डिके मैटर से लेते हैं, और ये अपना खुद नहीं बना सकते, डेड डिके से भी नहीं लेते, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ये डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से इन सबको अलग अलग किया गया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मोनेरा को अलग रखना जायज है क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, मोनेरा किंगडम किसने ऐड किया था, कॉपलैंड ने। फिर 4 बच गए।
इन चारों को अलग अलग क्यों किया? क्योंकि जो प्रोटिस्टा है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग यूकेरियोट्स, इट बिलोंग्स टू दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें वन सेल है, तो इसको हमने अलग कर दिया, ये बच गए। ये यूकेरियोट्स भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं, इनको क्यों अलग अलग किया? इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग अलग है, ठीक है। फिर ये मेन फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। I'm repeating once again कि इस चैप्टर को जब तक प्रॉपरली अच्छे से समझोगे नहीं, रीड नहीं करोगे, समझ नहीं आएगा। इसको बार बार पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स लर्न करोगे, फिर ये यूनिट सबसे इजी लगने लगेगी। तो यहाँ से किंगडम मोनोराम स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि पहले आप किंगडम के जनरल फीचर्स पढ़ोगे, फिर उसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो पढ़ोगे, ठीक है। सिलेबस मैंने शेयर किया हुआ है, आप चेक कर लेना। मोनोरम्स जो होते हैं ये सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं। इनकी सबसे सिंपल सेल होती है, सिंपलेस्ट सेल ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट में पाए जाने वाले सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स कौन है? मोनेरा। इस मोनेरा किंगडम को किसने दिया था? कोपलैंड ने, ठीक है। कोई इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, बट इनका जीएम का मतलब है यहाँ पे जेनेटिक मटीरियल। ये नेकेड होता है, जैसे ये सेल है, सेंटर में क्या पड़ा होगा? जेनेटिक मटीरियल। हमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर पैक होगा, लेकिन इनमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल नेकेड प्रेजेंट होता है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर पैक नहीं होता, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस जो है वो है ही नहीं। फिर इसके बारे में कोई ऑर्गेनल्स नहीं है इनके पास, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, क्योंकि दे बिलोंग्स टू दी प्रोकैरियोट्स। ये एक ओवरव्यू है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का। ये बनाया हुआ है, जैसे ये सेंटर में ये वाली जो लेयर देख रहे हो, दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर वाली क्या है? सेल वॉल। मैंने बताया सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेंस की, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर क्या है? सेल वॉल। दिस इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेंस। अंदर जो फिल्ड अप है मटेरियल वो क्या है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस नहीं है, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही नेकेड प्रेजेंट है, इसको क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियोइड का। ये लिखा है ना यहाँ पर, न्यूक्लियोइड। ये क्या है? इनका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ठीक है। इनके पास एक सर्कुलर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? प्लाज्मिड। अगर क्वेश्चन आता है कि जो टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया में, उसका मतलब है न्यूक्लियोइड प्लस प्लाज्मिड। समझ रहे हो? न्यूक्लियोइड जो है जिसमें जीन्स और डीएनए क्रोमोसोम है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। इसके और बहुत फंक्शंस हैं, बायोटेक में भी हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है कोई सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके पास सीलिया हो सकते हैं, फ्लैजिला हो सकते हैं, पिलाई हो सकते हैं, जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मैं एनिमेशन फिर से दिखाऊंगी, उसमें सब क्लियर दिखाया गया है। जो मेन जेनेटिक मटेरियल है दैट इज द न्यूक्लियोइड, इनका जो डीएनए है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज द प्लाज्मिड। तो टोटल जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो क्या है? न्यूक्लियोइड प्लस प्लाज्मिड। नंबर ऑफ प्लाज्मिड वेरी करता है, लगभग 30 to 35 प्लाज्मिड हो सकते हैं एक सेल में। मेन जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लियोइड, टोटल जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लियोइड प्लस प्लाज्मिड। ये इनके जनरल फीचर्स थे। ये सेल स्ट्रक्चर है इसका। जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके आउटर पे जो लेयर है वो क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? इसकी पेप्टिडोग्लाइकेंस की, राइट। सेंटर में क्या फिल्ड अप है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती, न्यूक्लियस सेंटर में न्यूक्लियोइड की फॉर्म में ही प्रेजेंट है। एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज प्लाज्मिड। इसको एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। जहां भी मैंने जीएम लिखा है समझ जाना जेनेटिक मटेरियल लिखा है। ये तो इसका सिंपल ओवरव्यू था। अब किंगडम मोनेरा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, यू बैक्टीरिया के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ये तीन। और हम पढ़ेंगे टीपीएलओ। बहुत बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट, मेरे ध्यान से सुनना इसको, इसका साथ साथ लिख लेना, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ विदाउट द सेल वॉल और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ विद द सेल वॉल। तो अगर कोई आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट
लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, तो आप क्या बोलोगे, कौन है ये, बैक्टीरिया। इस दुनिया में सबसे पाए जाने वाले सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है, दे आर द बैक्टीरिया। अगर कोई आपसे पूछे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट दी सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, आप बोलोगे PPLO। इसकी मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि इस दुनिया में पाए जाने वाले सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स बट जिनके पास सेल वॉल है, दे आर दी बैक्टीरिया। सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल नहीं है, दे आर दी माइकोप्लाज्मा। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इन्हीं को ही अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। जब भी आपके आगे किसी ने नाम ले लिया बैक्टीरिया, तो हम बात करते हैं उस टाइम यू बैक्टीरिया की। अनलेस अंटिल किसी ने मेंशन नहीं किया है आर्की बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, PPLO है, आप इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हो। यू का मतलब होता है ट्रू। जो रियल बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर दी यू बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया जो आज की डेट में पाए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो जब भी आपके सामने यू बैक्टीरिया वर्ड आएगा, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दी ओनली यू बैक्टीरिया। तो हम यहाँ पे इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया जो है, दे आर दी सोल मेंबर्स ऑफ द मोनेरा, इकलौते और सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है। दे आर दी कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो हर जगह मिलते हैं, दे फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है बट इनका फंक्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आपको एक एक पॉइंट को समझना है। इसके बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझ में आता है, जेनेटिक मटेरियल कैसा है, प्लाज्मिड क्या है। मोनेरा के बारे में जब आप बात करते हो तो सारे बैक्टीरियाज इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज में अगर सेल वॉल, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है, स्मॉलेस्ट है, तो वो क्या है, बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं है, वो क्या है, PPLO, माइकोप्लाज्मा। फिर हम इन्हें, इनके बारे में नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़कर मोनेरा के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। हर किंगडम में आपको सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ना है। हर चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। जैसे हमने किंगडम मोनेरा उठा है, मोनेरा के क्या पढ़ोगे, मेन फीचर्स। मेन फीचर्स आपने पढ़ लिए। ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड है, सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी हुई है। ठीक है, वो, और फिर इसके बारे में हम इसका पढ़ेंगे, इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हर किंगडम को हम सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ेंगे, मेन फीचर्स क्या है उसके और उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। क्लासिफिकेशन को 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। एनसीईआरटी में पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, वहां पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। इसको बेटर रहेगा इस तरीके से करो कि पहला क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस वेयर दे आर फाउंड। इनका हैबिटेट क्या है, उनके बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। बैक्टीरिया की शेप कैसी है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। फ्लैजेला प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। ग्राम स्टेनिंग, मतलब ग्राम स्टेनिंग का मतलब है यहाँ पे स्टेन, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं स्टेन लगने का मतलब होता है दाग लगना, यहाँ पे स्टेनिंग का मतलब है डाई करना, कलर कर देना। ये प्रोसेस ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इनका रेस्पिरेशन कैसे, बैक्टीरिया रेस्पायर कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बैक्टीरिया अपना खाना कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी यू बैक्टीरिया। मैंने बताया ना, हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, साइनो पढ़ेंगे और PPLO। ये यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया एक ही है, ये इसी का ही एक पार्ट है, लेकिन क्योंकि थोड़े स्पेशल होते हैं इसीलिए इसको हमने अलग लिखा है यहाँ पर। अदरवाइज जो है ये दोनों सेम ही है। साइनोबैक्टीरिया इज अ पार्ट ऑफ यू बैक्टीरिया। समझ आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? रिप्लाई करो बेटा। यहाँ तक क्लियर है?
मैंने अभी सिर्फ इतना ही बताया है कि मोनेरा का जनरल फीचर क्या है। मोनेरन्स में सारे के सारे दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनेरा। बुक पढ़ने से पहले, नोट्स पढ़ने से पहले अपनी नॉर्मल भाषा में चीज को समझो। एक किंगडम पढ़ रहे हो, दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो आप इस किंगडम में पढ़ोगे, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, इनके पास कोई सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है, एक सेल वॉल है जो पेप्टिडो ग्लाइकेंस की बनी हुई है, ठीक है। इनमें आर्की बैक्टीरिया आते हैं। आर्की का मतलब होता है एंशियंट, ए से याद रख लेना एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है पुराने वाले बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू, ये है न्यू बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और ये है पीपी हेलोस। पीपी हेलो की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिनको एक वर्ड में बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया मैंने आपको। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द सेल वॉल बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट द सेल वॉल माइकोप्लाज्मा। फिर हम इस मोनेरा को क्लासिफाई करने जा रहे हैं कि 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 7 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि हैबिटेट कैसा है, कहाँ ये पाए जाते हैं, शेप्स कैसी है, फ्लैजेला है या नहीं है, स्टेनिंग कैसे कर सकते हो, ये स्टेन हो जाते हैं या नहीं, डाई हो जाते हैं या नहीं, रेस्पायर कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन कैसा लेते हैं, ये एवरीथिंग इज गिवन इन दी एनसीईआरटी। उसको उन्होंने तो अलग तरीके से दिया है, हम उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, आप डायरेक्ट इसके प्रिंट भी निकाल सकते हो अगर राइटिंग समझ में आती है तो। अब इसकी 1 बाय 1 हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं मैंने। अब जब भी देख लेना क्लासिफिकेशन कर रहे हो मींस यू आर डूइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द यू बैक्टीरिया, आर्की को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला क्लासिफिकेशन है हैबिटेट, मैंने लिखा है ना, ऑन दी बेसिस ऑफ द कंडीशन वेयर दे आर फाउंड। उनका हैबिटेट क्या है, कहाँ वो पाए जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट मैंने यहाँ रेड कलर से लिखा है, मोनेरन्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस वेयर दे आर फाउंड। ये दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। किस किस कंडीशंस में, कैसे कैसे एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं, उसके बेस पे, उसके आधार पे मोनेरा को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, आर्की और यू बैक्टीरिया। आर्की जो बैक्टीरिया है ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। समंदर के बिल्कुल नीचे जहां कोई लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती, वहां आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी जैसी जगह, गर्म से गर्म जगह, हीटर्स के अंदर 100 डिग्रीज पे भी ये सरवाइव कर जाते हैं। सिर्फ एक फायर ऐसी है और डिस्टिल्ड वाटर ऐसे हैं जहां ये बैक्टीरिया नहीं होते। अदरवाइज हर हर एक्सट्रीम बर्फ के नीचे बिल्कुल ठंडी जगह पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यहाँ लिखा है ना एक्सट्रीम कंडीशंस, हार्श से हार्श कंडीशन, हार्श का मतलब होता है मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस में ये पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया क्या है, मॉडर्न बैक्टीरियाज, ये नॉर्मल कंडीशंस में पाए जाते हैं। ये जो हमें इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, दही जमाने में जो आप बैक्टीरिया यूज कर रहे हो, दो साइडली बनाने में बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे कौन से हैं आपके यू बैक्टीरिया जो नॉर्मल कंडीशन से पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं साइनोबैक्टीरियाज, ये भी मोनेराज में आते हैं, लेकिन ये हैबिटेट के बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं है। ये न्यूट्रिशन में जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ आपको ये याद रखना है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस वेयर दे आर फाउंड, आप कैसे क्लासिफाई करोगे। दो बैक्टीरियाज हैं, दो टाइप हैं, आर्की और यू बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो बुरी से बुरी कंडीशंस, हार्श से हार्श कंडीशंस में मिलेंगे, दे आर दी आर्की बैक्टीरियाज। एग्जांपल्स मैं बाद में कराऊंगी डिटेल में। यू बैक्टीरिया जो नॉर्मल कंडीशंस में पाए जाते हैं, जो क्या है, मॉडर्न बैक्टीरिया। इसीलिए कहते हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन है, ये हर जगह पाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ रहा था सेकंड क्लासिफिकेशन क्या था हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स, इनकी शेप कैसी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बैक्टीरियाज की शेप कैसी है। अगर ये राउंड शेप के हैं, अलग अलग शेप में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। राउंड शेप का अगर बैक्टीरिया है तो उसको नाम देते हैं कोकाई, और क्या बोलते हैं हम, कोकस। आपने नाम सुना होगा डिप्लोकोकस,
स्ट्रेप्टोकोकस। अब तक नहीं सुना है तो अब आप बायो में ये नाम बहुत सुनोगे। जहां कोकस वर्ड लग गया आप समझ जाओ कि ये बैक्टीरिया जो हैं वो कैसे दिखते हैं, गोल गोल राउंड शेप के। ठीक है, अगर ये कोमा शेप में है, कुछ बैक्टीरिया की शेप ऐसे कोमा के जैसी होती है, तो इनको क्या बोलेंगे, विब्रियो। विब्रियो कॉलेरा, हैजा फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है, तो इसका मतलब विब्रियो मतलब कोमा शेप। ये स्पाइरल भी होते हैं स्प्रिंग की तरह ऐसे, ये क्या, इनको क्या कहेंगे, स्पाइरलम। कुछ ओवल होते हैं अंडे की शेप के, गोल है कोकस, अंडे की शेप के क्या है, ओवल बैक्टीरिया। ठीक है, रॉड शेप होते हैं बैक्टीरिया, इनको बोलते हैं बैसिलस। रॉड होती है ना जैसे, इनको बोलते हैं बैसिलस। माइसीलियल होते हैं, थ्रेड की तरह धागे जैसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये आपको बार बार नाम याद रखने पड़ेंगे, अलग अलग शेप के बेसिस पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। गोल दिखने वाले बैक्टीरिया कोकस, कोमा वाले विब्रियो, स्पाइरल की तरह दिखते हैं स्पाइरलम, एग की शेप के ओवल, रोड शेप के बैसिलस, ये क्या है, माइसीलियम क्या है, थ्रेड लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके अब क्या कहा देखो, अगर दो सर्कुलर बैक्टीरिया कंबाइन हो गए, ठीक है, दो सर्कुलर बैक्टीरिया, तो हमने नाम दे दिया डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस समझ जाओ नाम, डिप्लो मतलब टू, कोकस मतलब टू, दो राउंड शेप बैक्टीरिया आपस में कंबाइन है, चेन बन गई अगर, तो मैंने बोल दिया स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, कोकस मतलब गोल वाले बैक्टीरिया। अगर आपको कहीं कोई कह देता है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, तो आपने बताना है कि गोल गोल बैक्टीरिया है कोकाई शेप के, और वो किसमें है, चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर उसका गुच्छा बना हुआ है, बल्क में प्रेजेंट है, एक के ऊपर एक इस तरीके से, तो उनको बोलोगे स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग नाम है, बेसिलस है रोड शेप, आपको किसी ने कह दिया डिप्लोकोकस, डिप्लोबैसिलस, आपने कह दिया दो रोड शेप कंबाइन है। किसी ने कह दिया स्ट्रेप्टोबैसिलस, इसका मतलब एक चेन बनी हुई है। फिर किसी ने कह दिया स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस का मतलब क्या है, वो ऐसे बल्क में प्रेजेंट है, लेकिन शेप क्या है, रोड शेप। तो आपको उसकी शेप के बेसिस पे अलग अलग नाम ध्यान रखने हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, देखो समझ में आ रहा है। पहला क्लासिफिकेशन मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, ये कहाँ पाए जाते हैं, आर्की और यू बैक्टीरिया, हार्श कंडीशंस में पाए जाएंगे और नॉर्मल कंडीशंस में पाए जाएंगे। फिर हमने पढ़ा शेप के बेसिस पे, ये गोल भी हो सकते हैं, कॉमा शेप भी हो सकते हैं, रॉड के जैसे भी हो सकते हैं, राइट, रोड जैसे भी दिखाई देंगे। रोड मतलब वो सड़क वाला रॉड नहीं, ये रॉड है डंडे जैसा। ठीक है, और स्पाइरलम जैसे भी हैं, धागे की शेप के भी है, माइसीलियम शेप के बेसिस पे इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला और एब्सेंस ऑफ द फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस जैसे हमारे पास हाथ और पैर है मूव करने के लिए, इनके पास क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजेला। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, अगर इस पे छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पूरी बॉडी पे, तो इसको कहते हैं हम सीलिया। अगर लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लैजेला। तो फ्लैजेला प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्राइकस और एट्राइकस। ट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट हो। ये मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, मैंने ऐसे लिखा है माइनस करके, इसका मतलब है एब्सेंट। ये शॉर्टकट है, आप इसको यूज नहीं करोगे, आप सीधा लिखोगे एब्सेंट है, और इसको आप लिखोगे प्रेजेंट है। अगर बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला है तो आप बोलोगे ट्राइकस, अगर फ्लैजेला नहीं है तो आप बोलोगे हे ट्राइकस बैक्टीरिया। वे फ्लैजेला ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर फ्लैजेला है, ठीक है, अगर एक फ्लैजेला है, देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक बैक्टीरिया बना रखा है, इसका ये एक फ्लैजेला है, तो बोल दिया मोनोट्राइकस। मोनो मतलब वन, ट्राइकस मतलब फ्लैजेला। एम्फीट्राइकस, एम्फी मतलब दो, ये बैक्टीरिया है, इसके पास दो फ्लैजेला है, दिस इज दी एम्फीट्राइकस। आप चाहो तो ये क्लासिफिकेशन आगे पढ़ो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, इतना पता होना चाहिए फ्लैजेला है तो क्या कहोगे, फ्लैजेला नहीं है तो आप क्या कहोगे। अगर एक ही तरफ गुच्छा बना हुआ है तो इसको बोलोगे सेफाइलोट्राइकस। ठीक है, इस तरीके से दो जगह पे बल्क है तो लेप्टोट्राइकस,
पूरे बॉडी पे फैले हुए हैं तो पेरिट्राइकस। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल अगर बोर्ड करना है, नॉर्मल क्लास की पढ़ाई करनी है, तो ये वाली क्लासिफिकेशन इतनी ज्यादा जरूरी नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आता है। वो कभी ये नहीं पूछेंगे फ्लैजेला है तो क्या कहोगे, फ्लैजेला नहीं है तो क्या कहोगे। इमेज बनी हुई आएगी, आपको बताना होगा कि इस तरीके के बैक्टीरिया का मतलब क्या है। ठीक है, ये फ्लैजेला है, पूरी बॉडी पे फैले हुए हैं, तो मतलब क्या है, पेरिट्राइकस। इस तरीके से। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ग्राम स्टेनिंग। यहीं तक ही मैं कराऊंगी, इससे ज्यादा भी मैं नहीं कराऊंगी। ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग, इसको मतलब समझो, स्टेनिंग का मतलब होता है बेटे डाई करना एक तरह से। आपने क्या करना है, बोल ने लेमैन इंसान की भाषा में समझो, फिर आप अपनी बायो लैंग्वेज में इसको पढ़ना। बैक्टीरिया को आपको डाई करना है। डाई करने के बाद बैक्टीरिया कलर ले लेता है, या बैक्टीरिया कलर नहीं लेता, कलर फेड हो जाता है। हमने चुन्नी डाई करी है, वो कलर ले लिया उसने, या वो फेड हो गया, कलर लिया ही नहीं। आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, ये जो प्रोसेस था वो एक ग्राम नाम के, हेंस ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसको क्या, हेंस क्रिश्चियन ग्राम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हेंस क्रिश्चियन ग्राम। ये प्रोसेस उन्होंने डेवलप किया था कि बैक्टीरिया को हम कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आप बैक्टीरिया को डिवाइड भी कर सकते हो, इसीलिए इनके नाम पे नाम दे दिया गया ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, अब आपको बार बार बायो में वर्ड पढ़ने को मिलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम तोलने वाला ग्राम नहीं है, ये ग्राम स्टेनिंग वाला ग्राम है, कि ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया की स्टेनिंग करी थी, डाई किया था। अगर बैक्टीरिया डाई को ले लेता है, कलर्ड हो जाता है, तो उसको कह दिया ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर वो बैक्टीरिया डाई नहीं होता, कलर नहीं लेता, तो उसको कह दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जो डाई हो जाएंगे वो कैसे दिखाई देंगे, पर्पल कलर के। नाउ द क्वेश्चन इज कि बैक्टीरिया में ये डिफरेंस क्यों है, कुछ डाई ले लेते हैं, कुछ डाई नहीं लेते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने समझाया हुआ है ये अच्छे से। मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ एक बार। ये देखो, ये एक बैक्टीरिया है, ये इसकी क्या है, मेम्ब्रेन। हम कहते हैं इसके ऊपर वॉल होती है, दैट वॉल इज मेड अप ऑफ दी पेप्टिडोग्लाइकन। एक बैक्टीरिया ये है, इसकी के पास क्या है, मेम्ब्रेन, प्लस कौन सी लेयर है ऊपर, वॉल किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की, प्लस इसके ऊपर ना एक एक्स्ट्रा और लेयर है, जो किसकी बनी है, लाइपोप्रोटीन्स की। लाइपोप्रोटीन्स का मतलब होता है लिपिड प्लस प्रोटीन, ये आपको मैं बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी। तो एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है। कैन यू सी द डिफरेंस? इसके पास कितनी लेयर है, सिर्फ 2 लेयर्स। इसके पास कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन और उसके ऊपर लाइपोप्रोटीन। इस बैक्टीरिया को अगर डाई दी जाए, ग्राम स्टेनिंग वाली डाई में डाला जाए, तो ये बैक्टीरिया पर्पल कलर का दिखाई देता है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो स्टेन ले लेता है। तो इसीलिए इन बैक्टीरिया को नाम दिया गया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास 2 लेयर्स हों, ठीक है, जिनकी आउटर लेयर हो पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम स्टेनिंग वाली डाई को एब्जॉर्ब कर लेती है, अंत में ये बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। दे आर दी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। व्हाट अबाउट दीज बैक्टीरिया? इन पे मल्टीपल लेयर्स हैं, एक लेयर एक्स्ट्रा है, आपने इसमें डाई डाली तो पर्पल कलर एक बार तो आया, फिर जब वॉशिंग करी तो वो क्या हो गया, फेड हो गया। अब ये क्या हो गया, पर्पल कलर को ये ले नहीं पाए, क्यों? क्योंकि जो कलर लेने की कैपेसिटी है वो किसकी है, कलर लेने की एबिलिटी किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन के पास। ये जो है ये ग्राम डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी कोई लेयर ग्राम डाई को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। यहाँ आपको आंसर मिल गया। 2 बैक्टीरिया मैंने दिखाए, एक के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन है,
ठीक है, और एक के पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर एक और लेयर है, तो आप बताओ मुझे कौन सा डाई ले लेगा? ऑब्वियसली वो जिसके ऊपर सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन है, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग वाली डाई लेने की कैपेसिटी सिर्फ इसकी है। जब इसके ऊपर एक और परत आ जाएगी, एक और लेयर आ जाएगी, तो वो डाई नहीं ले पाएगा। तो इस बैक्टीरिया को आप क्या कहोगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ज्यादा डेंजरस होंगे या ये? ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया हमारे लिए ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इनके पास मल्टीपल लेयर्स हैं, इनको मारना बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ मैंने मेंशन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेनिंग बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वो 2 कैटेगरीज क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया? आप यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कोई टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि वो डाई ले रहा है या डाई नहीं ले रहा है। जो डाई लेके पर्पल हो गया, विच टेक अप द स्ट्रेन, वो क्या है? पॉजिटिव। द बैक्टीरिया विच डू नॉट टेक अप द स्ट्रेन, वो क्या है? ग्राम नेगेटिव। स्टेनिंग के बाद कलर कैसा हो जाएगा? पर्पल। ठीक है, स्टेनिंग लेने की कैपेसिटी किसके पास है? पेप्टिडोग्लाइकन के पास। अगर पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, यहाँ मैंने डायग्राम्स बना के दिखाया हुआ है, आप रीड कर लेना, तो वो जो है वो स्टेन को नहीं ले पाते। हमारे लिए ग्राम नेगेटिव ज्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है, बिकॉज दे हैव द मल्टीपल लेयर्स। बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं व्हेन वी फॉल इल। तो अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमें डॉक्टर क्या देगा? एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, जो बैक्टीरिया को मारेंगे। वायरल के केस में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती। कोविड-19 है, एक वायरल डिसीज है, इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, वायरल डिसीज में कभी एंटीबायोटिक नहीं देते, हमेशा कब देते हैं? बैक्टीरियल डिसीजेस के अंदर। तो ये ग्राम नेगेटिव काफी डेंजरस है हमारे लिए, क्योंकि इनके पास मल्टीपल लेयर होती है, एक लेयर इनके पास एक्स्ट्रा होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम कल पढ़ेंगे, ये 4 क्लासिफिकेशन आप फिर से रीड कर लेंगे।